हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए स्टेज 1 सेक्शन 2 मैथमेटिक्स के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। और आज का ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर नंबर 1 होगा। इससे पहले हमने आपके फंक्शंस चैप्टर्स पे लेक्चर दिया है, कंसेप्ट दिया है, और इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लेक्चर में हम आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाएंगे। आने वाले जितने भी अब आपको मैथमेटिक्स के जो वीडियोस मिलेंगे सेक्शन 2 के लिए, उसमें आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को करवाया जाएगा और अब क्वेश्चंस के थ्रू ही कंसेप्ट को बताया जाएगा। आपके जो चैप्टर फिजिक्स के जो आपके जीडी के फिजिक्स पूछे जाते हैं, यानी आपके सेक्शन 2 के जो फिजिक्स होते हैं, उसके लिए हमने यूनिट एंड डायमेंशंस के वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया है। 2 वीडियोस हमने दिया है और दोनों एक बेहतरीन लेवल का वीडियोस है, जो कि आपको शुरू से लेकर अंत तक सभी वीडियोस को अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली आपको वहाँ से कुछ नॉलेज गेन होगा और आपको बहुत ही वहाँ पे उसको देखने के बाद आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि सारे वीडियोज में हमने क्वेश्चंस के थ्रू ही कंसेप्ट को वहाँ पे भी सिखाया है। तो आइए इस वीडियो लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज, यानी आपको इसका वैल्यू सिंपली पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे हम लिखते हैं। tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा और क्या है आपका कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका क्या है क्वेश्चन है। तो आपको इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देन फिर आपको क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे इसको, हम कोशिश करेंगे कि इसका हम क्या करें, कुछ वैल्यू ऐसा आएगा जो कि क्या होगा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कट जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तभी आएगा जब आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म क्या होंगे, कट जाएंगे और कुछ आपको वैल्यू प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो हम इस सेक स्क्वायर थीटा को बाहर लिखते हैं। ठीक है, इस सेक स्क्वायर थीटा को हम बाहर लिखते हैं और tan स्क्वायर थीटा से क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये आपका हो गया tan स्क्वायर थीटा और इंटू में क्या है आपका कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस क्या है आपका, माइनस है आपका tan स्क्वायर थीटा और क्या है साथ ही में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, थोड़ी देर रुक जाइए, मार्कर का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फिर हम सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा रहने देते हैं और tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा ही रहने देते हैं। ठीक है, और ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है इसको आप 1/tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा को आप 1/tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो tan स्क्वायर थीटा है, आप इसको साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में क्या है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, आप इसको लिख सकते हैं। क्योंकि tan थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये tan स्क्वायर थीटा से ये tan स्क्वायर थीटा कट जाएगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा एक कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये ब्रैकेट हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है। तो कॉस सेक स्क्वायर थीटा को आप 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और ऊपर क्या है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो आंसर मैच कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो देख सकते हैं यहाँ से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कट गए हैं और आपको वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो सो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे। और आप सिंपली टेलीग्राम चैनल पे जाके डिफेंस ट्यूटर फॉर कोस्ट गार्ड और डिफेंस ट्यूटर ऑफिशियल अगर आप सर्च करते हैं तो वहाँ से भी आपको टेलीग्राम चैनल का आपको वहाँ पे सीधे हमारा वहाँ पे चैनल खुल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्लिक करके फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चंस में जो हम मार्कर यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा मार्कर में अभी यहाँ पे प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा होगा, सो इसके लिए सॉरी। आपको धीरे धीरे मार्कर का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा तो आपको फिर अच्छे से लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें कहा जा रहा है कि द लार्ज हैंड ऑफ क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, जो क्लॉक का लार्ज हैंडेड होता है यानी लंबा वाला जो सुई होता है वो कितना है, 42 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया जा रहा है। ठीक है, तो क्लॉक में लंबा वाला सुई किसका होता है, तो क्लॉक में जो लंबा वाला सुई होता है वो क्या होता है, मिनट का सुई होता है। क्या होता है, मिनट का सुई होता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस डज इट एक्सट्रीमिटी मूव्स इन 20 मिनट। तो कहा जा रहा है कि कितने डिस्टेंस तक क्या होगा, जो लंबा वाला सुई होगा उसका एक्सट्रीमिटी यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 20 मिनट में मूव करेगा। आपसे पूछा जा रहा है कि 20 मिनट में जो लंबा वाला सुई है, लंबा वाला जो घड़ी का कांटा है, वो 20 मिनट में कितने दूरी तक मूव करेगा। ठीक है, तो चलिए मानते हैं कि हमारा जो क्लॉक होगा ये इस प्रकार से हमारा क्लॉक होगा। ठीक है, हमारा क्लॉक होगा ये इस प्रकार से। ठीक है,
ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका लंबा वाला क्लॉक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो सॉरी लंबा वाला क्लॉक बोला है, ये क्या है आपका सिंपली क्लॉक यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें जो लंबा वाला सुई होगा, ये कुछ लंबा वाला सुई होगा इस प्रकार से, ये सुई मिनट हैंड का सुई, ठीक है, ये सुई हो गया आपका लंबा वाला। तो मान लेते हैं कि ये जो लंबा वाला सुई है पूछा जा रहा है जिसका कि लेंथ आपको 42 सेंटीमीटर दिया जा रहा है, तो इसका रेडियस मान लेते हैं 42 सेंटीमीटर। इसको क्या करते हैं, रेडियस मान लेते हैं 42 सेंटीमीटर का, ठीक है, 42 सेंटीमीटर का इसका रेडियस मान लेते हैं। तो यही पूछा जा रहा है आपसे सिंपली कि 20 मिनट में कितना टाइम, जब 20 मिनट खत्म हो जाएगा, टाइम जब 20 मिनट ओवर हो जाएगा, तो ये लंबा वाला सुई ये इस पर कितना डिस्टेंस को कवर करेगा, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं यहाँ पे होगा और फिर कवर करके यहाँ पे चला गया होगा, तो इसको थोड़ा सा बाहर निकालते हैं और बनाते हैं, बाहर निकाल के इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सुई का क्या हो जाएगा, बीच वाला मिडिल पॉइंट हो जाएगा जिसको हम 0 मान लेते हैं। और ये क्या हो जाएगा आपका लेंथ हो जाएगा R हो जाएगा, जिसका वैल्यू दिया गया है 42 सेंटीमीटर। आपको यही लेंथ आपको L पूछा जा रहा है, ठीक है, ये कितना डिस्टेंस L कवर करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे हम यह बताएंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले यह निकालेंगे कि ये जो थीटा होगा, ये जो बड़ा वाला सुई है, ये थीटा जो एंगल कितना कवर करेगा, 20 मिनट में बड़ा वाला सुई कितना थीटा कवर करेगा। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे कहा जाए कि घड़ी का आपको लंबाई दे दिया जाए, यानी उसका रेडियस दे दिया जाए, ठीक है, और लंबाई देने के बाद घड़ी का आपको कुछ समय दे दिया जाए और पूछा जाए कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस कवर करने का मतलब यही एल का वैल्यू पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये आप पहला पॉइंट समझ जाइएगा। और इस एल के वैल्यू को निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह निकालना पड़ेगा कि थीटा कितना होगा, यानी वो जो घड़ी का कांटा है वो 20 मिनट में कितने एंगल को कवर करेगा, यानी कितना एंगल बनाएगा। मान लेते हैं कि पूरा यहाँ से तो एंगल कितना होगा, 360 डिग्री होता है। तो ये जो इतना एंगल है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, इसको हमने थीटा माना है, तो ये थीटा कितना होगा, ठीक है। तो इस थीटा को फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 20 मिनट में थीटा कितना करेगा। तो आपको थीटा निकालने का फॉर्मूला होगा थीटा इक्वल टू 360, क्या होगा 360 अपॉन, क्या कीजिएगा, थीटा का वैल्यू निकालने के लिए आप कीजिए 360 अपॉन 60, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट कवर करेगा तो 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। 1 मिनट कवर करेगा तो कितना करेगा आपका, जब ये सुई जब आपका जो लार्ज वाला सुई है, ये जब एक पूरा चक्कर मार लेगा, तो एक पूरा चक्कर वो कितने दूरी में मारेगा, तो एक पूरा चक्कर मारेगा वो 60 मिनट में। एक पूरा चक्कर जब यहाँ से स्टार्ट होके जब ये पूरा चक्कर मार के यहाँ पे आएगा, तो कितना समय कवर कर लिया होगा, तो 60 मिनट कवर किया होगा, ठीक है। जब पूरा 60 मिनट बीतेगा तब वो एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करेगा, यानी पूरा एक चक्कर मार देगा, ठीक है। तो आपका 20 मिनट में कितना चक्कर मारेगा, तो अगर आप थीटा का वैल्यू ऐसे नहीं निकाल पाते हैं तो देखिएगा कि 60 मिनट जब ये कवर करेगा तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब 60 मिनट जैसे ही कंप्लीट होगा तो एक रिवॉल्यूशन मारेगा, एक चक्कर मारेगा, और एक चक्कर में 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो 1 मिनट में वो कितना मारेगा, 1 मिनट में मारेगा 360/60, ठीक है। तो आपको 20 मिनट में एंगल निकालना है, तो 20 मिनट में कितना मारेगा, 360/60 गुने 20, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा, तो इसे सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा आपका 120 डिग्री आएगा। 120 डिग्री को आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 120 को आप जब रेडियन में कन्वर्ट कीजिएगा तो वैल्यू आएगा आपका 2π/3 रेडियन, ठीक है, 2π/3 रेडियन आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एंगल निकालना होगा। अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं तो सिंपली एंगल का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, एंगल का फॉर्मूला याद रखिएगा। इसमें आपको क्या करना है, थीटा का वैल्यू निकालना होगा, तो क्या कीजिएगा 360/60 कर दीजिएगा, और जो भी आपसे एंगल पूछा जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है 20 मिनट, तो आपको 20 से गुना कीजिएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। 120 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2π/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अभी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर मेथड होता है जिससे आपका एंगल को निकाला जाता है। अगर ये नहीं हो पाता है आपसे तो इस तरह डायरेक्टली एंगल आप फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ से आप एंगल फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। जब यहाँ से एंगल फाइंड कर लिया, तो ये जो वैल्यू होता है, ये जो आपको इतना बड़ा जो दिख रहा होगा, यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है। क्या होता है एक फार्मूला, यह फार्मूला होता है कि थीटा इक्वल टू L/R। थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/R। या फिर आप सिंपली यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा, क्या करेगा, वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू होता है L/R। थीटा इक्वल टू L/R, तो L का वैल्यू आपको निकालना है। तो L का वैल्यू क्या हो गया, थीटा इंटू R, ठीक है। थीटा कितना दिया जा रहा है, थीटा दिया जा रहा है आपका 2π/3। थीटा हमने निकाला है अभी 2π/3, तो थीटा का वैल्यू डाल देंगे 2π/3 इंटू में क्या आपका R का वैल्यू कितना है आपका, R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या हो गया आपका 42 सेंटीमीटर आपका हो गया, ठीक है। तो जब आप इसे काटिएगा, इसे कट कीजिएगा, कितना है आपका 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर कैसे आ गया, आप पाई का वैल्यू डाल दीजिएगा, पाई का वैल्यू 22/7 आप वैल्यू डालिएगा, आपको वहाँ से आपका एल का वैल्यू मिल जाएगा। तो एल का वैल्यू कितना हो गया 88 सेंटीमीटर, क्या होगा, यही आपका डिस्टेंस कवर करेगा वो 20 मिनट में। तो क्वेश्चंस हमने आपको समझाया, तो ये आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना है। क्वेश्चंस में सिर्फ एक फार्मूला का यूज करना है। ये फार्मूला आपका थीटा इक्वल टू L/R, इसी फार्मूला का आपको यूज, ठीक है, इसी फार्मूला का आपको सिंपली यूज करना है। क्या यूज करना है, थीटा इक्वल टू L/R, थीटा इक्वल टू L/R। तो इस फार्मूला का यूज करके आपको डायरेक्टली आंसर लाना है। यहाँ पे एल का वैल्यू आपको निकालना है, थीटा का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा इस फार्मूला को यूज करके,
ठीक है, और आर का वैल्यू आपको दिया जाएगा, तो थीटा को लेवल अपन आर लगाइएगा, आपका एल का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये एक लाइन का आंसर है, लेकिन क्वेश्चन है, लेकिन आपको जब समझाने की बात कही जाएगी तो आपको समझाना अच्छे से पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा जा रहा है कि द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स एंड इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर। ठीक है, कहा जा रहा है कि कितना एंगल क्या करेगा एक पेंडुलम बनाएगा जब वो क्या करेगा, मान लेते हैं ये पेंडुलम यहाँ से लटका हुआ होगा, ठीक है, यहाँ उसका पेंडुलम का क्या होगा, यहाँ पे हिंज क्या होगा पेंडुलम, ये इस प्रकार से पेंडुलम यहाँ पे ऐसा लटका हुआ होगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि कितना पेंडुलम जो होगा एंगल बनाएगा, एंगल इन रेडियन, रेडियन में ये जो पेंडुलम है वो कितना एंगल बनाएगा। ठीक है, ये पेंडुलम रेडियन में कितना एंगल बनाएगा ताकि क्या हो, उसका लेंथ कितना दिया जा रहा है 75 सेंटीमीटर दिया जा रहा है, ताकि उसका टिप जो है, यानी ये जो टिप है वो कितना 21 सेंटीमीटर का आर्क क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। यानी ये जो आर्क है, ये जो आर्क है ये कितना होगा 21 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये पेंडुलम अब यहाँ पे आ चुका है और इसका ये एल इक्वल टू कितना दिया गया है आपका 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है आपका आर का वैल्यू है। तो यहाँ से देख सकते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपको यह थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो बस सिंपली थीटा इक्वल टू क्या होगा, एल अपॉन आर का वैल्यू लगाना है। क्वेश्चन को समझिएगा, कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि कितना एंगल क्या करेगा एक पेंडुलम डिस्क्राइब करेगा जिसका कि लेंथ 75 सेंटीमीटर दिया जा रहा है, और कितना करेगा ताकि वो 21 सेंटीमीटर का लेंथ क्या करेगा डिस्क्राइब करेगा, उस समय वो एंगल कितना कवर करेगा। ठीक है, लेंथ का वैल्यू 21 सेंटीमीटर है, तो एंगल का वैल्यू आपसे सिंपली पूछा जा रहा है। तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, एल इक्वल टू सॉरी एल नहीं, आपको थीटा ही पूछा जा रहा है, तो एल का वैल्यू कितना दिया जा रहा है, एल का वैल्यू दिया जा रहा है 75, कितना दिया जा रहा है 75। ठीक है, तो नहीं सॉरी एल का वैल्यू 21 दिया जा रहा है, तो 21 हो गया, आर का वैल्यू 75, तो 21 अपॉन 75। ठीक है, तो 21 अपॉन 75 को काटेंगे तो कितना आएगा 7/25, क्या होगा 7/25। ठीक है, रेडियन, 7/25 रेडियन, ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना है आपको क्वेश्चंस का वैल्यू फाइंड करना होगा। एक लाइन का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस को समझना है, अगर आप इस क्वेश्चंस को समझ पाते हैं तभी आप इसको बना पाइएगा। ठीक है, चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में हम बोल रहे हैं, सो किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये सिंपल सा बात है। इसका आंसर इसको हमने हिंदी में नहीं लिखा है, क्योंकि हिंदी में लिखने से क्या होता है समय बहुत किल होता है। ठीक है, और ये क्या होता है वीडियो, इस कारण से वीडियो स्लो भी हो पाता है, वीडियो कम बन पाते हैं, इस कारण से थोड़ा सा आप इसको मैनेज करते चलिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा जा रहा है कि द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस पाई क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन 2। ठीक है, आपको इसका क्या बताना है, रेंज मतलब क्या होता है, रेंज मतलब परास होता है, यानी वाई का वैल्यू। ठीक है, वाई का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो एक्स है, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ये एक्स क्या होगा, ये एक्स हमेशा आपको इंटीजर देगा। ठीक है, एक्स हमेशा क्या देगा, एक इंटीजर वैल्यू देगा। यानी कहने का मतलब होता है कि जब भी अगर एक्स 0 से 1 के बीच में रहेगा तो ये क्या देगा आपको, 0 से 1 के बीच हमेशा ये क्या देगा आपका 0 रहेगा, 0 से 1 के बीच हमेशा ये क्या देगा आपका 0 ही देगा। एक्स का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ये 0 से 1 के बीच हमेशा क्या देता है, 0 देता है। आप फंक्शन के चैप्टर्स को देखिएगा, वहाँ पे आपको हमने अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो ये जो कॉस पाई मॉडलस ऑफ एक्स अपॉन सॉरी मॉडलस नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन 2 जो है, तो यहाँ पे आपको इसका रेंज पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि कॉस का जो रेंज होता है, कॉस थीटा का, ठीक है, कॉस थीटा का जो रेंज होता है यहाँ पे लिखते हैं हमने कॉस थीटा का रेंज भी बताया है। कॉस थीटा का जो रेंज होता है ये क्या होता है आपका -1 से आपका 1 के बीच। ठीक है, -1 से अगर y इक्वल टू कॉस थीटा हो तो y का रेंज जो होगा क्या होगा -1 से 1 के बीच होता है। ठीक है, ये क्या होता है कॉस थीटा का रेंज होता है। और कॉस थीटा का रेंज अगर -1 से 1 के बीच है तो इसमें इंटीजर कितने हैं, इसमें इंटीजर है एक -1, एक 0 और एक 1। ठीक है, ये 3 इंटीजर है -1 से 1 के बीच में। ठीक है, हालांकि -1 और 1 को यहाँ पे पकड़ा गया है, इस कारण से हमने -1 और 1 को लिया है। अगर -1 और 1 को नहीं पकड़ा जाता तो सिंपली एक ही इंटीजर होता जो कि होता है सिर्फ 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पे -1 और 1 को पकड़ के यानी क्लोज ब्रैकेट का साइन दिया जा रहा है, तो इस कारण से हम क्या करेंगे, तीनों इंटीजर को लेंगे। तो इस तीनों इंटीजर पे जो इसका वैल्यू निकलेगा वही हमारा क्या होगा, एफ एक्स का वैल्यू होगा, और वही क्या होगा, रेंज होगा। तो एफ एक्स का वैल्यू आपको दिया जा रहा है कॉस पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन 2, और ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस का जो रेंज होता है वो इसी के बीच होता है, और इसमें और ये जो एक्स है ये क्या है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर देता है। तो जब भी डालेंगे तो यही 3 वैल्यू इसमें पुट कर पाएंगे। तो एक्स का वैल्यू ये जो यहाँ पे जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब -1 होगा तो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे कॉस -π/2। ठीक है, क्या हो जाएगा कॉस -π/2, तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका सिंपली यह 0 हो जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस -π/2 का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्स का वैल्यू एक 0 निकल गया। फिर एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, जब हम यहाँ पे 0 डालेंगे तो क्या होगा, सिंपली कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे हम 1 डालेंगे तो कॉस π/2 क्या होगा, कॉस π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर से आपका कॉस π/2 का। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफ एक्स का वैल्यू क्या है, जब हम 1 डालेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ठीक है, -1 डालेंगे तो 0 मिलेगा आपको, 0 डालेंगे तो 1 मिलेगा, और एफ एक्स का वैल्यू अगर हम क्या करें, अगर 1 डाल दे तो क्या हो जाएगा, तभी आपको 0 मिलेगा। ठीक है, ये 3 वैल्यू आपको मिला।
और एक और बात यहाँ पे क्या है, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ये क्या होता है आपका, इसका जो रेंज होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो रेंज होता है वो क्या होता है आपका, कोई भी आपका इंटीजर, कोई भी इंटीजर, ठीक है, कोई भी इंटीजर कहने का मतलब इंटीजर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। कॉस का जो रेंज होता है यह होता है, लेकिन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का रेंज होता है वो क्या होता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम और भी अदर वैल्यू को डालें, यानी यहाँ पे अगर हम और भी अदर वैल्यू को डालें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम और भी अदर वैल्यू को डालें, जैसे आपको 2 डाले, क्या जैसे 2 डाले, तो यहाँ पे जब हम cos 2π/2 डालेंगे तो cos 2π/2 से 2 कट जाएगा, cos पाई का वैल्यू क्या निकलेगा, fx इक्वल टू आपका 1 निकल जाएगा, cos पाई का वैल्यू सॉरी -1 निकलेगा, क्या निकलेगा, -1 निकलेगा। अगर हम यहाँ पे 2 के बाद 3 डाल दें, ठीक है, अब 3 डाल दे तो 3 का वैल्यू क्या होगा, cos 3π/2, cos 3π/2 का वैल्यू fx का वैल्यू क्या निकलेगा, फ्रेंड्स 0 ही निकलेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि आप अगर कुछ भी वैल्यू को डालिएगा तो जब भी ये देगा आपका वैल्यू 0 देगा, 1 देगा और -1 देगा, ठीक है, क्या देगा, 0 देगा, -1 और 1 देगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसके रिगार्डिंग सही होगा, यानी fx का जब भी वैल्यू होगा यही वैल्यू होगा। अगर आप cos के रेंज को भी डाल के देखिएगा 0, -1, 0 और 1, तो आपको क्या मिलेगा, 0 और 1 मिलेगा। अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप किसी भी इंटीजर को डाल सकते हैं, तो इंटीजर का वैल्यू अगर 2 डाल देते हैं तब हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, 3 डालेंगे तो 0 मिलेगा, फिर 4, 5 आप कुछ भी डाल के देखिएगा, तो जब भी डालिएगा ना आप, तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा -1, 0 और 1 ही मिलेगा, ठीक है। सिंपल, अगर आप एक लाइन में अगर समझते इसको, तो यहाँ पे आप सिंपली ये इस फंडे से, यानी इस फंडे से आप डायरेक्टली आंसर -1, 0, 1 लिख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे पूरा अच्छे से इलेबोरेट करके आपको बताया है, ठीक है। किसी प्रकार का अगर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ लेक्चर में हम इसको और भी अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा जा रहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है आपको, इसमें कहा जा रहा है कि अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो एक सर्कुलर वायर है जिसका कि रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया जा रहा है, जिसे कि इज कट एंड बेंट अगेन इनटू एन आर्क ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और उस सर्कुलर वायर को क्या किया जा रहा है, फिर कट कर दिया जा रहा है और इसको बेंट कर दिया जा रहा है, यानी उसको फिर से मोड़ दिया जा रहा है, क्या, एक सर्कुलर आर्क में, और उस सर्कुलर आर्क का रेडियस 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, तो सेंटर पे एंगल कितना सबटेंड करेगा आर्क। तो एक सर्कुलर वायर है जिसका कि रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं कि यही हमारा सर्कुलर वायर है, यही सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर यहाँ पे हम लिखते हैं, रेडियस वायर का कितना है, सर्कुलर वायर का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और इसी सर्कुलर वायर को क्या कर दिया जा रहा है, बेंट कर दिया जा रहा है कि एक सर्कुलर आर्क में हमने क्या किया, एक सर्कुलर आर्क बनाया, ठीक है, एक सर्कुलर आर्क बनाया, क्या है, एक सर्कुलर आर्क बनाया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक सर्कुलर आर्क बना लिया, देखिए थोड़ा ठीक से बनाते हैं, ठीक है। और इस सर्कुलर आर्क का जो रेडियस है वो कितना दिया जा रहा है आपको, 12 सेंटीमीटर दिया जा रहा है। तो कहा जा रहा है आपसे कि ये जो सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, ये एंगल कितना सबटेंड करेगा, ये जो एंगल होगा, यह एंगल का वैल्यू आपसे सिंपली पूछा जा रहा है, ठीक है, इस एंगल का वैल्यू आपसे सिंपली पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको कैसे बनाइएगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपली अगर हमें यहाँ पे एल का वैल्यू पता चल जाए, आर का वैल्यू दिया जा रहा है, एल का वैल्यू अगर हम पता कर ले तो हम यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर से, हम यहाँ से थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर से थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एल का वैल्यू फाइंड करेंगे, और एल का वैल्यू क्या होगा, एल का वैल्यू इक्वल होगा किसके सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, किसके, कौन से सर्किल के सर्कमफ्रेंस, यहाँ पे लिखेंगे सर्कम FRENC, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल हैविंग रेडियस, क्या होगा, हैविंग रेडियस, जिनके रेडियस क्या है, आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, जिनका रेडियस क्या है, 7 सेंटीमीटर है, यानी इसी सर्किल के सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा यह लेंथ का वैल्यू। क्यों, क्योंकि इसी सर्किल को बेंड कर हम क्या कर रहे हैं, आर्क बना रहे हैं, तो इसका जो लेंथ होगा, आर्क का जो लेंथ होगा, वो इस सर्किल के सर्कमफ्रेंस के लेंथ के बराबर होगा। तो सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, सर्किल का सर्कमफ्रेंस होगा 2π इंटू आर, ठीक है, 2π इंटू आर, यानी 2π इंटू 7, तो कितना होगा आपका 7 दूना 14π, ठीक है। लेंथ का वैल्यू निकल गया आपका 14π। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर पता होता है, तो थीटा का वैल्यू आपको निकालना है, थीटा का वैल्यू एल अपॉन आर होता है, चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो थीटा का वैल्यू एल अपॉन आर, तो एल का वैल्यू 14π अपॉन आर का वैल्यू कितना दिया जाए, 12 दिया जा रहा है, ठीक है, 14π अपॉन 12, तो 14π अपॉन 12 को जब आप कट कीजिएगा तो ये वैल्यू निकलेगा कितना, इसका वैल्यू आएगा आपको 210 डिग्री, कितना आएगा 210 डिग्री, कितना आएगा 210 डिग्री, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है, 14π यानी आपका 210 डिग्री, ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे जब तक एक बेसिक नॉलेज नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं बना पाइएगा, ठीक है। देख सकते हैं कि ये सिर्फ आपका पुराने कंसेप्ट को यूज करके बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आने वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन होंगे उसमें आपको प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बताया जाएगा, लेकिन ये भी आपके जो क्वेश्चन होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है, जो आपका सिलेबस है वो CBSE क्लास 12 के सिलेबस से मैच करता है, सो आपको सारे क्वेश्चन प्रकार के पढ़ने पड़ेंगे, इसको आप स्किप करके नहीं भाग सकते, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें कहा जा रहा है, ठीक है,
इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें हम बात करते हैं तो इसमें सिंपली आपका ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर वायर है जिसका कि रेडियस कितना दिया जा रहा है आपको 3 सेंटीमीटर दिया जा रहा है, ठीक है। एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस आपको 3 सेंटीमीटर दिया जा रहा है। इट कट एंड बेंट एज सो टू लाई अलोंग अ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए हुप हुज रेडियस इज 48 सेंटीमीटर। और इस सर्कुलर वायर को क्या कर दिया जा रहा है, बेंड करके क्या कर दिया जा रहा है, एक आपका सर्कमफ्रेंस बनाया जा रहा है, यानी जिसका कि हुप, एक हुप जैसा कहने का मतलब एक वही उसी तरह से आर्क एक बनाया जा रहा है जिसका कि रेडियस 48 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एंगल इन डिग्री विथ सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ हुप। सिंपल क्वेश्चन है, पिछले वाला क्वेश्चन की तरह ही है पूरा ये हमने आपको दोबारा क्वेश्चन दिया है उसी प्रकार से, ताकि क्या होगा इसमें आपका प्रीवियस वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे, थीटा का वैल्यू कह रहे हैं सॉरी, यहाँ से हम लेंथ का वैल्यू निकालेंगे, और लेंथ किसके बराबर होगा, सर्कमफ्रेंस, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल हैविंग रेडियस, जिनका रेडियस क्या होगा, हैविंग रेडियस कितना है बच्चे 3 सेंटीमीटर, जिसके रेडियस 3 सेंटीमीटर है, उसके उस सर्कमफ्रेंस के हम उस सर्किल का हम सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। तो 2 पाई इंटू 3 तो क्या हो गया आपका 6 पाई। एल का वैल्यू क्या निकल गया आपका, एल का वैल्यू 6 पाई निकल गया। आपको क्या कहा जा रहा है कि इसी सर्किल को एक आर्क में बेंड कर दिया जा रहा है और क्या हुप में बेंड कर दिया जा रहा है। हुप भी एक प्रकार का आर्क ही होता है, तो हुप में बेंड कर दिया जा रहा है जिसका रेडियस 48 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि एंगल वह कितना सबटेंड करेगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसे हम। थीटा इक्वल टू होता है एल अपॉन आर, थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू होता है आपका एल अपॉन आर। तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, तो एल का वैल्यू क्या हो गया 6 पाई और आर का वैल्यू कितना दिया रहा है 48 सेंटीमीटर। तो 6 पाई अपॉन 48 क्या हो गया 6 पाई अपॉन 48, ठीक है। तो इसे हम काटेंगे, थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा पाई अपॉन 8, थीटा का वैल्यू निकलेगा पाई अपॉन 8, और पाई अपॉन 8 का वैल्यू जब आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कीजिएगा तो 22.5 डिग्री, क्या होगा थीटा का वैल्यू 22.5 डिग्री। पाई का वैल्यू 22.7 डाल लीजिएगा, या फिर 3.414 जो वैल्यू होता है पाई का आप उसको डालिएगा, यहाँ से आप पॉइंट में आंसर निकाल लीजिएगा, वही क्या हो जाएगा आपका एंगल हो जाएगा। तो 22.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन सभी क्वेश्चन को हम बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें कहा जा रहा है कि रेडियस ऑफ सर्किल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको रेडियस का वैल्यू निकालना है। तो थीटा इक्वल टू आपने पढ़ा होगा एल अपॉन आर, तो आर का वैल्यू क्या हो गया एल अपॉन थीटा, ठीक है। एल का वैल्यू आपको दिया जा रहा है, एल का वैल्यू 37.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया जा रहा है, 60 डिग्री आपको दिया जा रहा है। तो इस 60 डिग्री को आपको वैल्यू जो आपको दिया जा रहा है, इस 60 को आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी इसमें आप डालिएगा तो रेडियन वाला ही वैल्यू डालिएगा। अगर आप यहाँ पे 60 डिग्री डाल के अगर आंसर को लाते हैं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 60 डिग्री का रेडियन का वैल्यू क्या होता है पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 3। 60 डिग्री को आप जब रेडियन में कन्वर्ट कीजिएगा तो पाई अपॉन 3 आता है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम आर का वैल्यू जो प्रॉपर राइट मेथड होगा उसको लगाएंगे। तो आर का वैल्यू क्या निकल गया एल अपॉन थीटा, एल का वैल्यू है 37.4 और पाई का यानी 60 डिग्री यानी थीटा का वैल्यू क्या है पाई अपॉन 3, 60 डिग्री ये थीटा का वैल्यू है पाई अपॉन 3 है, ठीक है। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा आपका, इस आर का वैल्यू निकलेगा आपको, इस आर का वैल्यू मिलेगा आपको 35.7 सेंटीमीटर। ऑप्शन मैच करेंगे 35.7, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 35.7 है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। यहाँ पे भी लॉजिक लगता है, अगर आप इस लॉजिक को, इस छोटे से लॉजिक को अगर आप नहीं समझिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा का वैल्यू आप रेडियन में नहीं डाल सकते, थीटा का वैल्यू यहाँ पे थीटा का वैल्यू आप एंगल में डिग्री में नहीं डाल सकते। यहाँ पे आपको जब भी डालना होगा तो रेडियन में ही डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, तब डालिए और तब फिर आंसर को निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा जा रहा है कि द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस 3x, ठीक है। आपको इसका रेंज फाइंड करना है, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 3x, इसका रेंज कैसे फाइंड कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसका रेंज निकालने का तरीका सीखिएगा। देखिएगा ये जो रेंज होगा ये एक प्रॉपर मेथड से निकलेगा, प्रॉपर वे से निकलेगा, आपको उसी प्रोसेस से चलना है तो इसके रेंज आप अच्छे से फाइंड कर पाइएगा। नहीं तो आप इसमें से वैल्यू पुट करके देखते रहिएगा तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि कॉस एक्स का जो रेडियन होता है, कॉस एक्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है -1 से 1 होता है, हमने आपको बताया है। उसी प्रकार कॉस जो 3x रहे, अगर इस x के अंदर 3x रहे तब भी रेंज इसका क्या हो जाएगा आपका -1 से 1 ही होगा, यानी कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी x रहे तब भी -1 से 1 ही होगा रेंज, और कॉस 3x रहे तब भी -1 से 1 ही होगा रेंज। अगर यह फंड आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को बना पाइएगा, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे। जब माइनस साइन लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, इनइक्वालिटी पलट जाएगा, इनइक्वालिटी पलट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका -+1 हो जाएगा, और ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये किस प्रकार से हो जाएगा, ये आपका +1 हो जाएगा इस प्रकार से, माइनस cos 3x, और ये क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। अगर आप इसको फिर से चेंज कीजिएगा तो ये इसी प्रकार से बना हुआ दिखेगा, ठीक है। चलिए हम चेंज कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया -1 से
कॉस 3x माइनस कॉस 3x और क्या हो गया आपका 1, ठीक है। यही क्या हो गया आपका इसका वैल्यू निकलेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको क्या करना है कि सभी में 2 का एडिशन करना है, सभी में 2 का एडिशन करना है तीनों तरफ। तो ये क्या होगा -1 + 2 कितना होगा, -1 हो जाएगा, 2 माइनस कॉस 3x और ये क्या होगा 2 + 1 3 हो गया, क्या हो गया 2 + 1 आपका 3 हो गया। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इस पैटर्न में लाना है, हमें क्या करना है इस पैटर्न में लाना है। तो हम इस पैटर्न में लाने के लिए हमने देख सकते हैं आप कि यहाँ पे 2 - cos 3x 2 - cos 3x हमने इस पैटर्न में ला दिया, तब भी अभी भी हमारा ये पूरा पैटर्न नहीं मैच कर रहा है। तो यहाँ पे जो अंतर है वो क्या है, ये 1/2 - cos 3x है और यहाँ पे सिर्फ हमें 2 - cos 3x है। तो इसको हम 1 में चेंज करेंगे। तो 1 में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, इसे क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि जब भी आप रेसिप्रोकल लीजिएगा तो आपका क्या होगा इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। नोट करके लिखिएगा यहाँ पे कि अगर x है जो कि क्या है b से a से b के बीच में है, अगर आप इसको 1/x करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक है। और ये 1/b हो जाएगा, ये 1/a हो जाएगा, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, ये हमेशा आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जब इसे रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2 - cos 3x हो जाएगा। जब ये 1/2 - cos 3x हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आपका 1/3 आपका इधर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, एक सेकंड हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये एक्चुअली -1 नहीं +1 है क्योंकि यहाँ पे जब हम 2 का एडिशन कर रहे हैं तो -1 + 2 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा आपका ये +1 आएगा। तो +1 यहाँ पे हो गया, यहाँ भी +1 हो गया। तो वैल्यू आपका क्या होगा 1/3 से क्या होगा 1 के बीच में होगा। तो इसका रेंज क्या होगा, इस f(x) का रेंज, f(x) का रेंज क्या हो जाएगा, f(x) का रेंज हो जाएगा -1 से 1/3 से 1 के बीच में, क्या होगा 1/3 से 1 के बीच में। ऑप्शन मैच करेंगे 1/3 से 1। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको 1/3 से 1 इसमें कौन सा ऑप्शन लाइक कर रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे -2 से इन्फिनिटी ये तो हो ही नहीं सकता, -2 से 3 भी नहीं हो सकता, ये 2 तक चला गया है ये भी नहीं हो सकता। तो जब भी होगा यही होगा, 1/3 से 1 तक का है और इसके बीच में कोई भी वैल्यू होगा अगर आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा तो आप उस ऑप्शन को बिल्कुल टिक लगा सकते हैं, ठीक है। 1/2 क्या होगा आपका 1/2 से 1 के बीच में है और यहाँ पे क्या हमारा 1/3 से 1 के बीच में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका अब क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कहा जा रहा है कि tan थीटा का वैल्यू -4/3 दिया जाए तो sin थीटा का वैल्यू क्या होगा। tan थीटा का वैल्यू अगर -4/3 दिया जा रहा है तो sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसे हम। तो tan थीटा का वैल्यू अगर -4/3 है तो इससे हमें क्या समझ में आता है, tan थीटा का वैल्यू -4/3 है तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो थीटा होगा वो कहाँ लाई करेगा, वो जो थीटा होगा ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट और कहाँ पे आपका लाई करेगा 4th क्वाड्रेंट में। क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट और 4th क्वाड्रेंट में ही आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का जो tan थीटा होता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है। आपने पढ़ा होगा यहाँ पे ऑल मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका सिर्फ क्या होगा साइन और आपका क्या होगा साइन और कॉसेक क्या होगा ये सिर्फ आपका पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे यहाँ पे नेगेटिव होंगे। यहाँ पे आपका tan और आपका कॉट यही क्या होगा सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सभी क्या होंगे निगेटिव होंगे। यहाँ पे आपका सेक और क्या होगा कॉस, ठीक है, यही क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी सभी निगेटिव होंगे। तो tan थीटा का निगेटिव दिया जा रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि जब भी होगा वो इसमें होगा और इसमें होगा, क्योंकि इसी दोनों क्वाड्रेंट में आपका tan थीटा निगेटिव होता है तो जब भी होगा इसी क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ से आपको एक कंसेप्ट सीखने के लिए मिला। यहाँ से आप sin थीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो sin थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, sin थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका ये -4/3 है, -4/3। तो यहाँ पे आप sin थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड कीजिएगा, तो ऊपर क्या है p, ऊपर क्या है आपका p है और नीचे क्या है आपका, ऊपर क्या है b है, सॉरी p है और नीचे क्या है b है, ठीक है। तो ऊपर p है नीचे b है तो इसका जो वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा p/b। तो 4 क्या होगा 4 क्या होगा आपका, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि थीटा अगर हमारा क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, थीटा अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा थोड़ी देर के लिए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है, तो एक वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो +4 लेंगे और यहाँ पे लेंगे हम ये 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या होता है नीचे h होता है और h का वैल्यू क्या होता है √p² + b²। तो ये क्या होगा 4 और नीचे निकल गया 4² + 3² का वैल्यू निकलता है 5। तो एक आंसर आ गया आपका 4/5। फिर साइन थीटा अगर लेंगे, मानते हैं कि इस समय साइन थीटा हमारा 4th क्वाड्रेंट में है यानी इस क्वाड्रेंट में है, तो इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू निगेटिव लेंगे तो ये -4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, -4/5। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा -4/5 और क्या होगा 4/5, दो आंसर होंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें आपको कहा जा रहा है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 24/25, अगर साइन थीटा का वैल्यू 24/25 दिया जा रहा है तो अगर थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो आपको वैल्यू ऑफ साइन थीटा/2 का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो साइन थीटा/2 का वैल्यू कैसे फाइंड कीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी।
यहाँ पे अगर आपको लॉजिक पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। और यहाँ पे एक बेसिक फार्मूला को यूज करेंगे, तो उस फार्मूला से हम इस क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि ये जो साइन थीटा बाई 2 है, इसका वैल्यू आपको 25 दिया जा रहा है। साइन थीटा बाई 2 को 24/25 दिया जा रहा है। ठीक है, और आपको साइन थीटा का वैल्यू 24/25 दिया जा रहा है, आपसे साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो साइन थीटा का अगर 24/25 है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? कॉस थीटा का वैल्यू होगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का √100। ठीक है, तो यहाँ से निकालते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 24/25 का होल स्क्वायर। आप इसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करने पे आपका कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा? कॉस थीटा का वैल्यू आपका आएगा 7/25। अब देखिए हमने यहाँ पे करके रखा है इसको। यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करने लगेंगे तो वीडियो क्या होगा, बिना काम का लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन तो हम सिखा नहीं रहे हैं, आपको मेथड सिखा रहे हैं, आपको प्रॉपर वे सिखा रहे हैं कि आपको किस तरह से आपको समझना है और कंसेप्ट को सीखते चलना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको साइन थीटा का कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड हो चुका है 7/25। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का वैल्यू निकालेंगे, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू आपका 1 माइनस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। तो साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 का √100, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 का √100। और इसी साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए। तो √100 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 7/25 अपॉन क्या है नीचे 2 है। ठीक है, तो 7/25 अपॉन में 2 है, तो इसे सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से आपको वैल्यू निकलेगा प्लस माइनस क्या निकलेगा, प्लस माइनस 3/5 निकलेगा। ठीक है, साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू निकलेगा प्लस माइनस 3/5। और जब आपको साइन थीटा का वैल्यू प्लस माइनस 3/5 निकला, तो यहाँ पे दो वैल्यू निकला आपको। एक तो निकला साइन थीटा इक्वल टू 3/5 और दूसरा निकला माइनस 3/5। आपको कौन सा वैल्यू लेना है यह आपको डिसाइड करना है। तो यह डिसाइड होगा आपके कंसेप्ट से। कैसे कंसेप्ट से? जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा गया है कि थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है। हमने आपको सिखाया कि जब भी 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, यानी यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे ये 0 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, पाई हो गया, या फिर आप यहाँ पे 90 डिग्री लिख सकते हैं π/2, और यहाँ क्या हो गया पाई हो गया, जिसे कि आप 180 डिग्री लिखिए। यहाँ क्या हो गया 270 डिग्री। ठीक है, तो 0 से π/90 डिग्री के बीच में, यानी 0 से π/2 के बीच में, यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में आपका सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पे थीटा का वैल्यू आपको 0 से 90 डिग्री के बीच में दिया जा रहा है, तो आपको जब भी लेना है तो क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा -3/5 नहीं होगा आंसर, आंसर क्या होगा +3/5 होगा। ठीक है, तो मैच कर लेंगे ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, इसको भी क्वेश्चन को बनाना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत ही आपको कह सकते हैं कि नॉलेजेबल क्वेश्चन थे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। तो सभी क्वेश्चन को हमने यहाँ पे आपको सिखाया है, तो सभी क्वेश्चंस को पूरा वीडियोस को वॉच कीजिएगा और एक एक पॉइंट को एक एक क्वेश्चंस को देखते चलिएगा। किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो रखते हैं वीडियो को यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।